हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए 11वीं की फिजिक्स में एक बार पुनः एक निश्चित विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। बच्चों, द्विवेदी फिजिक्स में आप 11वीं और 12वीं के हर कॉन्टेंट्स कॉन्सेप्ट वाइज प्राप्त करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस द्विवेदी फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जैसे हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में कैसे रूपांतरण होता है, तो इसमें तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, कैसे इसका परिवर्तन होता है, तो ये तमाम डेफिनेशंस, कॉन्सेप्टिव फैक्चुअल चीज़ें जानने के लिए आप पिछले वीडियोस देखेंगे और वो तब आपको देखने को मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए अपन इसके मूल स्वरूप पर बात करते हैं। तो मूल स्वरूप इसका जैसा आपका ये शीर्षक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये किस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको इस ओर ले चलता हूं और ये प्रश्न आता है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है, गणितीय विवेचना कीजिए। एक तो ये स्वरूप होता है और दूसरा स्वरूप इसका आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, गणितीय विवेचना कीजिए। और बच्चों, एक और स्वरूप आता है, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी दृढ़ पिंड की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। इस तरह से ये प्रश्न आया करता है। आइए तो इसकी गणितीय विवेचना करने के पहले सबसे पहले अपन एक चित्र बना लेते हैं और वो चित्र आपका कुछ इस तरह से होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर एक दृढ़ पिंड है। उस पिंड को हमने माना है कि वो m मास का है और m मास का वो पिंड a पॉइंट पर विराम अवस्था में है, इन रेस्ट स्टेट है। जब हम उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देते हैं तो वो a से b में आता है, फिर b से और फिर पृथ्वी सतह पर आ जाता है। उसको एक पॉइंट c से हमने एक्सप्रेस किया है और इस तरह से a से c तक जब आता है तो उसकी कैसे जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इसकी ही व्याख्या करनी है और इसी पर प्रश्नों के तमाम स्वरूप आपके सामने होते हैं। अब उसमें आपको सोचना क्या है, समझना क्या है और फिर उसको आपको इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कैसे व्यवस्थित करना है, इन तीनों ही दिशाओं में अपन विचार साझा करते हैं। सबसे पहले तो चित्र में ए पॉइंट को लीजिए। ए पॉइंट में आपका जो पार्टिकल है वो m मास का है, पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर है, विराम अवस्था में है। अब जब विराम अवस्था में है तो उस वस्तु की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी बच्चों, वो किस रूप में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। उसको दूसरे रूप में कैसे कहेंगे कि वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य है। यानी ए पॉइंट पर h ऊंचाई पर जो स्थित है पृथ्वी सतह से, वहां पर दृढ़ पिंड की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में है और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में जब कहते हैं तो वो इन मैथमेटिक्स क्या होती है, mgh होती है। जब हम बात करेंगे कि हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ देते हैं, इस ए पॉइंट से आपने इसको स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण इसको क्या होगा, वेलोसिटी फॉर्म होती है। और मान लीजिए कि जब ए से x दूरी पर बी पॉइंट के रिस्पेक्ट इसको हम मेजरमेंट करते हैं इसका, तब मान लेते हैं कि x डिस्प्लेसमेंट उसका ए पॉइंट से हो जाता है और वो मान लेते हैं कि एक वेलोसिटी v फॉर्म कर लेती है। यहां से और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो c पॉइंट यानी पृथ्वी सतह पर गिरते हुए क्या होता है, जब h = 0 हो जाता है यानी टोटल वो h दूरी पार कर लेती है, तब उसकी टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में फॉर्म हो जाती है। इन तीनों की अपन गणितीय विवेचना करेंगे क्रमशः। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक दृढ़ पिंड है जो पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर a पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी a पॉइंट पर वो क्या है, रेस्ट स्टेट में है ना। उसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। तब इस स्थिति में अर्थात a पॉइंट पर जो उसकी ई पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। एवं इसी तरह से ए पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ई काइनेटिक, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
क्योंकि गतिज ऊर्जा की परिभाषा ही है कि गति के कारण किसी पार्टिकल में जो कंसिस्ट एनर्जी होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब जब इन मोशन है ही नहीं, रेस्ट स्टेज में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अर्थात ये जो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो ई पोटेंशियल एट ए एंड ई काइनेटिक एट ए, तो ये क्या हो जाएगी? mgh और प्लस जीरो, यानी ये हो जाएगी mgh। इसको आप पहला समीकरण मान सकते हैं, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू mgh। एक काम आपका हो गया, ए पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशनल एनर्जी को देखा और इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो किस रूप में है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है। दूसरा स्वरूप ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो बिल्कुल क्या है? जीरो है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब फिर से बी पॉइंट पर निकालने के लिए, बी पर यहाँ फिर से लिखिए, मान लेते हैं कि ए से बी तक आने में वस्तु जो है x इकाई विस्थापित हो जाती है और यहां तक आते आते वस्तु का वेग v हो जाता है। तब पृथ्वी सतह से जो वस्तु की ऊंचाई है या दूरी है वो क्या हो जाती है? जब h ऊंचाई से वो x उतर आई तब उसकी जो हाइट हो जाती है h माइनस x हो जाती है। अतः यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी? mg इंटू h माइनस x हो जाएगी। इसको दूसरा समीकरण हम मान सकते हैं। एवं गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आप न्यूटन के गति के समीकरण का सहारा ले लीजिए। वह समीकरण कि जिसमें वेग परिवर्तित होता है। आपने कहा है कि वस्तु A से B तक आते आते x दूरी तय करती है और उसका वेग जीरो से क्या हो जाता है? जीरो से v हो जाता है। तब न्यूटन की गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ls से इसमें अपन क्या करें? v आपने कहा है कि v ही फॉर्म होता है वेलोसिटी, u क्या है? रेस्ट स्टेट में। अब इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है और आपने कहा कि x दूरी यहां तक वस्तु जो है डिस्प्लेस करती है। तो इस तरह से आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है इसमें 2gx। अतः जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा क्या होती है? आपने गतिज ऊर्जा की परिभाषा पहले से पढ़ रखी है। अतः E काइनेटिक एट पॉइंट B इक्वल टू हो जाएगा 1/2m इंटू v स्क्वायर से 1/2m में v स्क्वायर की वैल्यू जो आपने निकाली है 2gx, इसको आप यहाँ है ना, ये 2 और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से जो E काइनेटिक एट पॉइंट B है वो हो जाएगा आपका mgx। अब आप देख लीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B मिल गया mgh माइनस x और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B मिल गया mgx। अतः B पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो मतलब E काइनेटिक और E पोटेंशियल ये मिला के कितने हो जाएंगे? ये देखिए आपकी ये E पोटेंशियल है, इसको ऐसे जोड़ दीजिए और E काइनेटिक आपको मिली mgx। तो इस तरह से आप जब इसको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए इसको आप फिर से एक बार ऐसे कर दीजिए कि mgx और इसको जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा mgh माइनस mgx। ये mgx में से mgx आपका ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से एट पॉइंट B मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B इक्वल टू आ जाता है mgh। इसको आप तीसरा समीकरण मान सकते हैं। अब आप देखिए पहले समीकरण से इसकी तुलना जरूर कर लीजिए। पहला समीकरण क्या बताता था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A इज इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बट अमाउंट ऑफ द टोटल एनर्जी इज mgh, है ना। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में हम ये कह रहे थे कि A पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पार्टिकल की वो mgh आती है। यहाँ B पॉइंट पर भी तो आप देख रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कुछ पोटेंशियल और कुछ काइनेटिक, मतलब
कुछ अंश पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो कितना आता है, EB = mgh। मतलब इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि A पर कुल ऊर्जा B पर कुल ऊर्जा के ठीक बराबर है। C पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। C पॉइंट पर देखिए, इसकी अगर बात करें तो मान लेते हैं कि वही h दूरी तय करने के बाद जो C पॉइंट आता है उस पर भी उसका वेग जो है ये v ही होता है। तब यहां पर जब h दूरी ये ऊपर से A से C तक आ गई तो पृथ्वी सतह से h ऊंचाई कितनी हो गई उसकी, h = 0 हो गई। अतः C पॉइंट पर जब हम E पोटेंशियल की बात करते हैं उसको जब हम mgh से निकालते हैं तो h = क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है, यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक पोटेंशियल = 0 एट पॉइंट्स। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में भी आप कह लीजिए पुनः न्यूटन के गति के तीसरे समीकरण v² = u² + 2as से, अब इसमें भी आपने भी ही माना है कि C पॉइंट पर भी वेलोसिटी भी रहती है, तो v² कहां से चली है, कहां से h दूरी तय की है, A पॉइंट से, यानी 0 से, 0 स्टेज से, तो ये 2 × g, और यहां पर ये कितनी दूरी पूरी तय कर लेती है, A से C तक की कुल डिस्टेंस आपने माना कि h दूरी वो तय कर लेती है। तो इस तरह से v² यहां क्या आता है, 2g ले जाता है। अब आपको इससे क्या ज्ञात करना है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है कि पोटेंशियल एनर्जी एट C = कितना है, 0 है। अब आपको यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो परिभाषा से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अतः काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। तो अब इसमें आपको v² की वैल्यू रख देना है, वो क्या आपने प्राप्त किया है, 2gh। ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपको ये मिल जाएगा E काइनेटिक एनर्जी = mgh। जाहिर है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, यानी E एट पॉइंट C = काइनेटिक में पोटेंशियल को मिला दीजिए, तो काइनेटिक आपकी मिल गई है mgh और पोटेंशियल यहां मिल गई है 0। तो इस तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C। अब आप इसकी तुलना की पहले समीकरण से तीसरे समीकरण से। पहले समीकरण में भी आपने देखा था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट A = mgh। तीसरा समीकरण आपके सामने है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट B = mgh एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट C, यानी पृथ्वी सतह पर, वो भी है mgh। तो इस तरह से बच्चों A से लेकर के C तक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका स्वरूप जो है गतिज ऊर्जा में जरूर बदलता जाता है, लेकिन कुल जो परिमाण है ग्रेविटेशनल एनर्जी का वो अनचेंज रहता है। इसी को कहते हैं कि कार्य ऊर्जा और शक्ति में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। इसी तरह से ये प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की गणितीय विवेचना कीजिए। और इस तरह से अगर हम ये कहेंगे A पर B पर C पर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। कभी कभी आता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कैसे होता है, गणितीय विवेचना कीजिए। तो इस तरह से बच्चों अपन आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। धन्यवाद।